स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर 48 घंटे में नहीं खोलोगे, वो 48 घंटे आज हमारी देर रात पूरे हो जाएंगे। तो ट्रंप ने धमकी दी थी कि फिर हम तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर हमले करेंगे, तुम्हारी बिजली संयंत्रों पर, पावर हाउसेस पर हमले करेंगे और पूरे ईरान को अंधकार में ढकेल देंगे। ईरान ने क्या धमकी दी उसके बाद? ईरान ने कहा तुम करके देखो और हम पूरे वेस्ट एशिया को जो है, जितने देश हैं, हर जगह अंधेरा ना कर दिया तो फिर हम ईरान नहीं। और उन्होंने उसके आगे चढ़ के जो कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पानी पर जो है हम मुश्किल ला देंगे। वो सारे देश जितने एक खाड़ी देश, इजराइल भी, ये समंदर के खारे पानी को डीसैलिनाइट करके उससे अपना काम चलाते हैं और वो डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स भी निशाने पर आ सकते हैं। एक बार इस जंग में ऐसा हुआ भी है, लेकिन जी उसके बाद लोगों ने नहीं किया। लेकिन तो अगर वो शुरू हो गया तो फिर तो आप बड़ी लंबी लड़ाई समझिए। और उससे खतरनाक ये जो धमकी दी ट्रंप ने कि हम तुम्हारे बिजली प्लांट्स पर हमला करेंगे, तो ईरान ने यह भी कहा कि फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगी जब हमारे बिजली के पावर हाउस दोबारा खड़े हो जाएंगे। मतलब वो कह रहा है जब तक हम अपनी बिजली बहाल नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी नहीं खोलेंगे। उसमें लगेंगे महीनों, हर्जाना वसूल नहीं करना, महीनों साल लग जाएंगे अगर वो काम कर दिया तो। लाइन करेक्शन वाली बोल दूं, जी ये लड़ाई जो है असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की नहीं है, ये लड़ाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करने की। तो उस लड़ाई, और ये पूरी लड़ाई बहाने जितने भी हो गए हों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या अमेरिका का कब्जा हो जाए या ईरान का कब्जा खत्म हो जाए, इसको ऐसे समझ लें, उसकी लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई वहीं जाकर खत्म होगी। सर मैं एक बार जरा हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस पर कैसे खेली जा रही है वो भी एक बार दिखा देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी स्पीच में वो इन अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी बोले, युद्ध पर भी बोले और वो तो न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गए। देखिए आप। एक तरफा हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, हम हर एक को साथ लेकर चलते थे। 1 करोड़ भारत के लोग गल्फ कंट्रीज, अरब ममालिक में काम करते हैं, 9-10 हज़ार ईरान में है, मगर दूसरे जो 90 लाख के ऊपर ये अरब ममालिक में है, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अब जब वहाँ पर जब कभी ना कभी जंग तो ख़त्म होगी, वो ट्रंप तो दुनिया का सबसे नाखलक, नालायक, पागल किस्म का आदमी है, उसके साथ वो जहन्नम का कुत्ता नेतन्याहू है, ये लोग सब बर्बाद करना चाह रहे। और आप याद रखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है। वो अगर खुदा ना खास्ता जब जंग बंद होगी वहां के ममालिक बोलेंगे नहीं भाई हमारे पे बहुत खर्चा हो गया, आप जाना ही नहीं था इजराइल, क्यों गए आप? आपके जाने के 2 दिन के बाद उन्हें बदमाशी हमला को शुरू कर दिया उन्हें, और दुनिया को दिखाया कि मैं 70,000 फलस्तीनियों को मार दिया, तब भी मोदी मेरे पास आए। जेनोसाइड किया आपने, कुछ है ही नहीं। माने ये पूरे ज़ायनिस्ट लोगों की एक साजिश है कि इस हमले से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये बात सच है, बोल रहा हूं मैं आपको। यही चाहता है नेतन्याहू, एक जालिम और एकदम खबीस किस्म का आदमी है। मुझे खौफ है, डर है कि अगर कहीं वो न्यूक्लियर बम ना इस्तेमाल कर ले। अब देखिए जरा, मतलब लोगों के इमोशन का इस मामले में उनको भावनात्मक करने के लिए क्या बोल गए ओवैसी साहब? उन्होंने कहा ये ज़ायनिस्ट लोगों की, ज़ायनिस्ट इजरायलियों को कहा जाता है, तो वो कि ये ज़ायनिस्ट लोगों की साजिश है कि इस जंग के बदले, इस जंग के जरिए भारत के लोगों का नुकसान किया जाए। मतलब इजराइल ये लड़ाई भारत के लोगों का नुकसान करने के लिए कर रहा है। आप बात ऐसी तो कहिए जो किसी के गले उतरे। वो लड़ाई कर रहा है किस मकसद से, जो भी उसके पॉलिटिकल एम होंगे, भारत का उससे लेना देना क्या? अच्छा, वो उसको जोड़ दिया आपने कि वो आप वहां चले गए इजराइल और 2 दिन के बाद जो है उसने बदमाशी कर दी। वो वेट ही कर रहा था, जैसे वो प्लान में था कि मोदी को आना है, फिर मोदी के 2 दिन बाद लगा दो जंग। जैसे हम करते हैं इस खबर के 2 बाद वो दूसरी खबर लगा दो, ऐसे नहीं। पहले तो ये तय कर लेना चाहिए, अब आज के बाद फिर ये कहना चाहिए कि मोदी ही तय करते हैं दुनिया में कब क्या होगा। हर आदमी जो अपने जिसको कहते हैं कि तोप, मिसाइल, ड्रोन, जितना कुछ है उस सब का तभी बटन दबाता है जब मोदी जी कहते हैं। तो पहले तो ये मानो फिर, और अगर ये मानना है तो फिर पहले तो देश में उस तरह से आप स्वीकार करना शुरू कीजिए जो हर वक्त विदेश नीति के मामलों से हर मामलों पर इस तरह की बात करने की गलत कोशिश होती है, जो मतलब ट्रेंड ही गलत है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो तो ठीक ही कह रहे हैं भाई, जो लोग इजराइल के खिलाफ यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको तो लग रहा है ना कि उनका नुकसान कर दिया इजराइल ने। वो भारत की बात नहीं कर रहे हैं, उनका भारत अलग है, उनके भारत की एकदम समझ अलग है। यही तो है ना साहब, जो जय फिलिस्तीन का नारा लगा आए थे संसद में, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उनका यह मानना है कि इजराइल का यह हमला हमारे ऊपर हमला है, और जब हमारे ऊपर कहते हैं तो अपने को मुस्लिम उम्मा से जोड़ लेते हैं।
वो फिर अपने आप को मुसलमानों के बीच में, तो उस तरह से ठीक ही कर रहे हैं। भारत का कहां से विरोधी हो गया? भारत के साथ हर वक्त खड़ा रहने वाला इजराइल। भारत तो इस युद्ध के बीच में भी भारतीय कंपनियां और इजरायली कंपनियों के बीच में अलग अलग जो टेक्नोलॉजी से लेकर सबके समझौते हो रहे हैं। भारत में जो एग्रीकल्चर को लेकर सबसे एडवांस प्रैक्टिस वाले सेंटर हैं वो इजराइल की मदद से चल रहे हैं, और वो कोई इसी सरकार में नहीं, पहले की सरकारों में भी वो सेंटर काम कर रहे थे। तो आप जब ये कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने वो एकदम अपनी दृष्टि बड़ी संकुचित रखी हुई है, और अगर उस नजरिए से देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर इजराइल ओवैसी और इनके जैसे लोगों का नुकसान कर रहा है, वरना भारत को तो कोई नुकसान है नहीं। लेकिन भारत में ईरान के लिए भावना रखने वाले लोग जो हैं वो उनकी कमी नहीं है। मैं आपको एक दिखाता हूं तस्वीर।